चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये सवाल हो गया था आप लोग का। एक बार सबको थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या था। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन क्या था बताओ। कि शेप और साइज सेम होना चाहिए। सब लोग एक बार लिखना लिखना छोड़ दो, अभी ध्यान से सुन। चलो ठीक है, तो वापस एक बार डिस्कस करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या था बताओ। शेप और साइज सेम होना चाहिए। इनकेस अगर हो गया तो क्या ऐसा खास बात होगा कि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे एग्जैक्टली कोइंसाइड या ओवरलैप आप करा पाओगे। उसके चक्कर में क्या होगा, पहले ट्राइंगल का तीन साइड तीन एंगल, दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड तीन करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल। क्लियर है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीसीटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीपीसीटी। फिर ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का जो डेफिनेशन ये शुरू में हमने पढ़ा, ये क्या कि क्वेश्चंस करने में हमको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट कंडीशंस चाहिए कि ये अगर मीट हो गया तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलना है। अगर मीट होने से फेल हो गया तो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलना है। ऐसा कितना क्राइटेरिया है हमारे पास में, जोर से बोलो कितना है। पहला कौन है, एस फुल फॉर्म साइड एंगल साइड। अप्लाई करने का तरीका, दो ट्राइंगल के बीच में पहले एक एंगल को इक्वल करना है, फिर उस एंगल को क्रिएट करने वाला जो दो आर्म या दो साइड ऑफ द ट्राइंगल होगा, वो दोनों ट्राइंगल में हमको क्या शो करना है, इक्वल। अगर कर पाए तो ऐसे प्रॉपर्टी से द ट्राइंगल्स विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम क्या था, एंगल साइड एंगल बोलो या एंगल एंगल साइड बोलो, बात एक ही है। जैसे एसएएस के अंदर में ये प्रॉब्लम है कि पहले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, फिर उस एंगल से रिलेटेड जो दो साइड है उसी को इक्वल प्रूफ करना है। किसी और साइड को इक्वल प्रूफ कर दोगे तो काम नहीं होगा आपका। वैसे एएस में नहीं, एएस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि ट्राइंगल के अंदर में आप कोई भी दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर लो और किसी भी एक साइड को इक्वल प्रूफ कर लो तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट क्या था, एसएसएस। एसएसएस का फुल फॉर्म साइड साइड साइड। अप्लाई करने का तरीका, दो ट्राइंगल के बीच में तीनों पेयर ऑफ साइड को आपको क्या करना है, इक्वल कर दिया तो एसएसएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। लास्ट क्या था, आरएचएस फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये हर जगह लगेगा कि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा, खाली राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा। और कैसे लगाना है इसको, पहले एक एंगल 90 डिग्री वेरीफाई करना है, फिर हाइपोटेन्यूज यानी कि उसी 90 डिग्री के जो अपोजिट वाला साइड होगा उसको वेरीफाई करना है कि आर दे इक्वल और नॉट। उसके बाद में कोई भी एक और साइड को हमको इक्वल शो करना है दोनों ट्राइंगल के बीच में। कर पाए तो बाय आरएचएस प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। एक बार जब कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो सीपीसीटी से यू कैन से कि पहले ट्राइंगल का तीन साइड तीन एंगल, दूसरे ट्राइंगल के तीन साइड तीन एंगल से करस्पॉन्डिंग वे में क्या हो जाएगा, इक्वल। इन सारे चीज में बाकी सारा चीज बहुत अच्छा है। लास्ट में लेकिन जब ये डिक्लेरेशन करते हो ना कि ये फलाना ट्राइंगल इस फलाने ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर क्वेश्चन में उस ट्राइंगल का नाम दिया हुआ फिर तो आप क्या है कि एकदम केयरलेसली अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की ही क्लास में कुछ ऐसा सवाल सब आएगा जिसमें ट्राइंगल भी हम खुद ही चूज करेंगे। उस टाइप के क्वेश्चंस में लास्ट का ये डिक्लेरेशन बहुत क्रूशियल है, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। बिकॉज इस डिक्लेरेशन का मतलब ही यही है कि ए वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल विल कोइंसाइड विद बी वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल, B of this will coincide with A of this and D of this will coincide with C of this। तो जिस ऑर्डर में आप ये कॉन्ग्रुएंसी डिक्लेयर करोगे उसी ऑर्डर में जो है वो कोइंसाइड होने वाला बात हो रहा होगा। इसीलिए हमको ये चीज बहुत केयरफुली डिक्लेयर करना। क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये तीसरा सवाल, पढ़िए पहले इस पे। चलो आओ तो देखते हैं। ये कह रहा है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट एबी। इसका क्या मतलब है, समझना ध्यान से। ये बोल रहा है कि ए बी लाइन सेगमेंट होने का मतलब एनीथिंग विच हैज फिक्स लेंथ। तो ए बी लाइन सेगमेंट और उसके ऊपर में दो इक्वल परपेंडिकुलर का मतलब है कि बीसी और एडी दोनों का ही एबी के साथ में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और लेंथ के हिसाब से एडी का और बीसी का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल। इस लाइन का ये मतलब है। क्लियर मेरे ख्याल में। आगे हमको ये बोला गया है कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा शुरू से बताता हूं। क्वेश्चन के हिसाब से ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मतलब फिक्स लेंथ है। बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाया बीसी, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाया एडी। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों 90 डिग्री पे भी है और लेंथ में इक्वल भी। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि सी पॉइंट को और यहाँ के डी पॉइंट को इफ यू ज्वाइन, तो ज्वाइन करने पे ऑब्वियसली वो ए बी को एक पॉइंट पे काटेगा, ओ पॉइंट पे। और सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का मतलब है कि जिस पॉइंट पे सी डी ए बी को काट रहा है उस पॉइंट पे ए बी विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द लेंथ ऑफ दोस पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि सी डी जहां पे ए बी को काटेगा वो पॉइंट ए बी का कौन सा पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो एक तरीके से क्वेश्चन आपको क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है बताओ। एक लाइन में अगर बोलो आप कुछ ज्योमेट्रिकली,
आई थिंक बीओ इज इक्वल्स टू एओ। नहीं, अब कंफ्यूज मत करना इस चीज को। सीडी बाइसेक्ट्स एबी का मतलब है कि एबी विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। सीडी का दो इक्वल पार्ट होगा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात समझ? तो हमको ये प्रूव करना है कि सीडी will bisect AB, that means कि CD will divide AB into two equal parts. What are the parts of AB in the figure? AO and BO. बोलो जोर से बोलो, AO and BO। और हमको क्या प्रूव करना है बताओ? कि AO is equals to BO। फिर से बोलो क्या प्रूव करना है? AO is equals to BO। सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि पिछले दोनों सवाल में हमको ट्राइंगल का नाम दिया हुआ था। इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है आप। अभी वाले क्वेश्चन में आपके पास में ट्राइंगल का नाम नहीं है, जस्ट एक आइडिया है कि ठीक है मेरे को एओ और बीओ को क्या प्रूव करना है, इक्वल। लेकिन ट्राइंगल नहीं पता हमको कौन सा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, क्या करना नहीं करना। तो ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे करना है वो मैं भी बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। इट इज ऑब्वियस कि हमको शो क्या करना है, एओ इज इक्वल्स टू बी। ये समझ में आया? दो तरीके से कर सकते हो, एक शॉर्टकट तरीका है लेकिन वो कोई मानेगा नहीं। आप स्केल लेके आओ, नापो इसको, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दे रही, दैट इज वन वे, बट कोई विश्वास नहीं करेगा। और दूसरा है कि जिसपे सब लोग विश्वास करेगा, आप थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी को इन्वॉल्व करो। अब कॉन्ग्रुएंसी इन्वॉल्व करने के लिए देयर इज अ सेट वे ऑफ थिंकिंग। उस वे ऑफ थिंकिंग को थोड़ा सा आप अडेप्ट करने का ट्राई करना, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूं। टारगेट क्या है बताओ एक बार, बोलो जोर से बोलो। ए इज इक्वल्स टू बी। तो तरीका ये होगा, ट्राई टू चूज टू ट्राइंगल्स सच दैट वन ऑफ द ट्राइंगल कंटेन्स एओ, अनदर ट्राइंगल कंटेन्स बीओ, एंड ट्राइंगल्स का चॉइस ऐसा होना चाहिए कि इस गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से थोड़ा अपना दिमाग लगा के उन दोनों ट्राइंगल को आप थोड़ी देर में ना कॉन्ग्रुएंट भी डिक्लेयर कर पाओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है। ये समझ जाएंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा, और ये नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर गया आप। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। टारगेट क्या है, जोर से बोलो। ए इज इक्वल्स टू बी, ये टारगेट है आपका। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरा सजेशन है कि चूज टू ट्राइंगल्स, वन मस्ट कंटेन एओ, अनदर मस्ट कंटेन बीओ, एंड बोथ द ट्राइंगल्स शुड बी सच जिसको आप बड़े ही आराम से गिवन इंफॉर्मेशन और थोड़ा दिमाग लगा के कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर पाओ। ऐसा दो ट्राइंगल चूज करना है आप। फिर उसके बाद में उन दोनों ट्राइंगल को ढंग से आर्ग्यूमेंट्स दे के आपको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जब एक बार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सीपीसीटी के हेल्प से यू विल फाइंड कि एक ट्राइंगल का एओ दूसरे ट्राइंगल के बीओ के साथ में क्या हो जाएगा, इक्वल। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? सेम टाइप का क्वेश्चन आगे चल के हमको ऐसा भी मिल सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा, एक फिगर रहेगा, एंड दे विल टेल मी कि ये फलाने एंगल को फलाने एंगल से इक्वल प्रूफ कर। ट्राइंगल का कहीं कोई नाम है ही नहीं। तो वहां पर भी आपका थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि जिन दोनों एंगल को फाइनली इक्वल प्रूफ करना है, ट्राई टू चूज टू ट्राइंगल्स। एक में एक एंगल होना चाहिए, दूसरे में दूसरा एंगल होना चाहिए, और जो आपके ट्राइंगल्स का चॉइस होगा वो ट्राइंगल्स ऐसा होना चाहिए जिसको थोड़ा मेहनत मशक्कत से आप आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते। आया बात समझ? तो फिर वाइजली आपको पहले ट्राइंगल चूज करना है, दिमाग लगा के गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से उसको कॉन्ग्रुएंट करना है। एक बार जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से आपका एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यही जो आइडिया का क्वेश्चन होता है ना, ये इस चैप्टर में सबसे कम स्टूडेंट लोग को समझ में आता है। मतलब बाकी जहां पे ट्राइंगल वाइंगल सब मेंशन किया हुआ ही है, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है। इसमें आराम से आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये इक्वल वो इक्वल ऐसे ही वैसे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपको मान लो कि थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी लगाना है कि अच्छा ठीक है इसको इसको इक्वल प्रूव करना है, तो मतलब पहले ट्राइंगल चूज करो, फिर कॉन्ग्रुएंट करो और फिर इक्वल हो जाएगा। वहां पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना। क्लियर है अभी तक का थॉट प्रोसेस पूरा? स्टार्ट करें लिखने के काम को। लिखो, लिखो गिवन। गिवन में लिखना, देखो तो क्या क्या दिया हुआ। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट एबी। आप ये लिख दो, एबी एंड सॉरी एबी नहीं, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू एबी। फिर आएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ में पहले आप लिखोगे कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज, इसका मीनिंग होगा हमारे लिए ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ। ये शो कर देने से ये लाइन अपने आप शो हो जाएगा। अब हम आएंगे प्रूफ। तरीका आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से हमको सोचना है
एक बार थोड़ा सा मेरे को रिपीट कराओ, क्या तरीका होगा हमारे सोचने का। अगर मेरा टारगेट है टू प्रूफ AO इक्वल्स टू BO, हाउ शुड आई थिंक। पहले दो ट्राइंगल चुनना है, जिसमें से एक में किसको होना पड़ेगा, दूसरे में किसको होना पड़ेगा। ट्राइंगल्स कैसा होना चाहिए, जो आराम से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप ऊट पटांग ट्राइंगल चूज कर लिए, AO BO तो है उसमें, कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं रहा है वो, तो वैसा नहीं चलेगा। AO होना चाहिए, BO होना चाहिए, और आराम से वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट के साथ में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्लियर मेरे ख्याल में। कॉन्ग्रुएंसी के बाद में भाई सिंपलिसिटी अपने आप ही हमको क्या मिल जाएगा, AO इक्वल्स टू B। रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा मेरे ख्याल में। सोच के बताओ तो, A और BO कंटेनिंग ट्राइंगल्स कौन सा हो सकता है। AOD इक्वल्स, एक बार ना आई विल सजेस्ट कि एक बार सब लोग पेन छोड़ दो, अभी थोड़ा 5 मिनट, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको बहुत ध्यान से समझो सब लोग। आपको प्रूव करना है AO इक्वल्स टू BO। एक बार फिर से बताओ चॉइस ऑफ ट्राइंगल। AOD इक्वल टू BO, इक्वल मत बोलो बेटा, आप बोलो सर AOD एंड BOC, ये दो आपके चॉइस का ट्राइंगल, AOD और क्या, BOC। अच्छा, यहां पर कोई स्टूडेंट अगर मेरे को बोले ODA OBC, वो गलत बोलेगा कि वो भी सही, क्यों गलत। अभी तो फिलहाल भी ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लोग जो है ना वो यहाँ पे कंफ्यूज होकर क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा कि मेरे को दो ट्राइंगल का नाम बताओ, जिसमें से एक में AO हो और एक में BO हो, तो ऑब्वियसली आइडिया है कि एक ट्राइंगल ये वाला होगा, एक ट्राइंगल ये वाला होगा। अब जब नाम ही बोलना है तो कोई कैसे ही बोले, क्या फर्क पड़ता है। कोई बोल दे मेरे को कि सर OAD एंड OBC, मैं बोला ठीक है। कोई मेरे को बोल दे कि नहीं सर हमको OAD नहीं बोलना है, हमको ODA बोलना है, और हमको यहाँ पर OBC बोलना है, वो भी चलेगा। कोई बोले कि हमको CBO बोलना है और हमको ADO बोलना है, वो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पर आप ट्राइंगल चूज कर रहे हो, ट्राइंगल का बस आप इंडिकेशन कर रहे हो कि हम इन ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर लेटर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि आप ट्राइंगल कौन सा मतलब इंडिकेट कर रहे हैं, वो चीज अच्छे से दिख जाना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में। अभी कुछ लिखना मत, ध्यान से पहले सुन लेना। तो बताओ एक बार कौन से नाम से प्रोसीड करें, बताओ। इन ट्राइंगल AOD, देखो मैं फिर बोलूंगा, इक्वल अभी नहीं बोल सकते हैं, एंड ट्राइंगल क्या, BOC। यहां पर मैं फिर क्लियर कर दूं कि यहां पर आप किसी भी ऑर्डर में इन लेटर्स को लिखो, इस ट्राइंगल के नाम पर उस ट्राइंगल के नाम पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब आर्ग्यूमेंट्स दो कि इन ट्राइंगल में क्या दिख रहा है आपको, कौन कौन किससे किससे इक्वल है। हर एक का हमारे पास में प्रॉपर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, बोलो। सबसे पहले मैं बोलूंगा, अच्छा एक और चीज मैंने पिछले क्लास में बोला था, आज फिर से बोलता हूं। जैसे लेफ्ट में अगर हमने AOD का नाम लिख रखा है, तो हमको पहले AOD का ही एलिमेंट्स बताना हो। लेफ्ट में AOD का एलिमेंट और राइट में रहेगा BOC का एलिमेंट। चलो बताओ क्या बोलोगे पहला आर्ग्यूमेंट। आई विल सजेस्ट कि एंगल A इज इक्वल विथ एंगल B। रीजन क्या होगा इसका, बोथ आर इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। लिखना मत, बस देखते जाना। क्लियर है मेरे ख्याल में ये वाला। नेक्स्ट बताओ। वी कैन से AD इज इक्वल्स टू, आई विल से BC। इसका रीजन गिवन से आ रहा है ये, चलेगा। थर्ड आर्ग्यूमेंट, तीन आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा, नहीं कॉमन तो नहीं बोलना चाहिए बेटा आपको, लेकिन चलो देखो ध्यान से सुनना। ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल कैसे पोजीशन का एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट। और ये एंगल इस वाले ट्राइंगल में है, वो एंगल उस वाले ट्राइंगल में, चलेगा ना। तो हम लिख सकते हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट, क्या बताओ। आई विल से एंगल AOT इज इक्वल्स टू एंगल BOC। रीजन क्या हो जाएगा इसका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लेकिन एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म में लिखना, तो उसके लिए भी मार्क्स कट जाता है कभी कभार, ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा आप सोचो कि एलिमेंट्स अपन ने क्या क्या यूज करा, इनको कॉन्ग्रुएंट करते करते, एक इसको यूज किया, एक इसको यूज किया, और एक इसको यूज किया, इस ट्राइंगल। तो कौन से थ्योरम का माहौल फील हो रहा है, बोलो। ये मैं जानता हूं, ये भी कंफ्यूजन आएगा, बहुत लोगों को लगेगा यहाँ पे RHS लग रहा है। RHS कैसे लग रहा है भाई, 90 डिग्री का, ठीक है। एक 90 डिग्री राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज तो कहां इक्वल की, इसके ऑपोजिट वाला साइड इसका हाइपोटेन्यूज है ना, उसको तो यूज ही नहीं कर रहे हो, तो RHS तो नहीं लग रहा है यहाँ। अब क्या लग सकता है वो सोचिए। एक आपने ये एंगल यूज करा, एक आपने ये एंगल यूज करा, और एक आपने साइड यूज करा। फिर इनका पोजीशन देखोगे तो एंगल, उसके बाद एंगल, और उसके बाद में क्या आ रहा है, साइड। तो कौन सा थ्योरम लगेगा, एंगल एंगल साइड। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, एंगल एंगल साइड। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल फीस, मैं लिखूंगा यहां पे, देखो क्या, बाई एंगल एंगल साइड। ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना। यहां पर आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, उससे सिर्फ ट्राइंगल इंडिकेट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे BOC लिखो, OBC लिखो, COB लिखो, CBO लिख दो, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन अब जब आप लास्ट में फाइनल कॉन्ग्रुएंसी का डिक्लेरेंस करेंगे कि यहाँ पे भैया ठीक है ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे ऐसे, यहाँ पे सब चीज का बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन से लेटर को कहाँ प्लेस की, क्योंकि जो भी आप यहाँ लिखोगे दैट विल रिप्रेजेंट कि कौन किससे कोइंसाइड करेगा वाइल ओवरलैपिंग। आ रहा है बात समझ? ठीक है मेरे ख्याल में। अब उसके लिए जो है वो टेक्निक को थोड़ा आप ध्यान से सुन। यहाँ पे नाम लिखने का टेक्निक अब बता रहा, आपको अपने इन एलिमेंट्स पे फोकस करना। एलिमेंट्स आपका दो ही टाइप का हो सकता है, या तो आपने साइड यूज किया होगा और या फिर आपने क्या यूज किया होगा, एंगल। आया बात समझ? अगर एंगल यूज किया है इक्वल करने के लिए, तो एंगल को आप डायरेक्टली अपने नाम में इन्वॉल्व कर सकते। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था आपका, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, तो यू कैन राइट लाइक दिस कि यहाँ पे भी ट्राइंगल का सिंबल, यहाँ पे भी, यहाँ ए, एंड जब भी ओवरलैपिंग होगा तो ए पॉइंट विल ओवरलैप विद बी पॉइंट, अगर एंगल्स है तो। ठीक है, तो इस टाइम पर यहाँ ए और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइड्स के केस में क्या है ना कि आप इसको डायरेक्टली वहां यूज नहीं कर सकते, इसको लेके केयरफुल रहना। अब बोलोगे क्यों नहीं यूज कर सकते, तो देखो एडी इक्वल्स टू बीसी को आपको नहीं लगता कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग बच्चा बता सकता है? कोई हो सकता है कि एडी इक्वल्स टू बीसी बोल रहा होगा, कोई हो सकता है कि डीए इक्वल्स टू बीसी बोल रहा होगा, कोई हो सकता है कि डीए इक्वल्स टू सीबी बोल रहा होगा, कोई हो सकता है कि सीबी इक्वल्स टू एडी बोल रहा होगा। कुछ भी तो पॉसिबिलिटी आ सकता है ना। तो इसको यदि डायरेक्टली वहां नाम में यूज करोगे तो अलग अलग बच्चे का कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर अलग अलग होगा। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? किसी ने यदि एडी इक्वल्स टू बीसी लिखा है तो उसके हिसाब से ए इज कोइंसाइडिंग विद बी एंड डी इज कोइंसाइडिंग विद सी। कोई लेकिन नाम अगर बदल दे और इसको डीए कर दे तो उसके लिए क्या होगा फिर मीनिंग, कि डी विल कोइंसाइड विद बी एंड ए विल कोइंसाइड विद सी, और दोनों तो बात सेम है नहीं। आया बात समझ? इसीलिए कभी भी साइड वाले एलिमेंट को डायरेक्टली नाम लिखने में यूज नहीं करेंगे। यहां पर हमको क्या करना है, देखो कि आप एडी साइड को अगर आप नाम लिखने में यूज करना चाहते हो तो फोटो में पहले देखो कि एडी कहां है। एडी ये रहा, ये इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है मेरे ख्याल में। तो एडी के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स को देखो क्या है, ओ। चाहे कोई बच्चा एडी लिखे उसको भी ऑपोजिट वर्टेक्स ओ दिखाई देगा, और चाहे कोई बच्चा डीए लिखे उसको भी ऑपोजिट वर्टेक्स क्या दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा। ये कंसिस्टेंट है दोनों सिचुएशन के साथ में। तो साइड को नाम लिखने में जब आप यूज करोगे तो साइड को डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, यही तरीका रहेगा कि आप साइड देख लो, साइड को ट्राइंगल में ढूंढ लो कि कहां पे है, और उस साइड के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है उसको देखो और उसको नाम लिखने में यूज करो। तो यहां पे क्या यूज करोगे बताओ? एडी यूज नहीं करना, डीए यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, एडी के ऑपोजिट वाला वर्टेक्स विच इज ओ। तो यहां वो आ जाएगा। फिर बीसी को देखो आप उस ऊपर वाले ट्राइंगल में, और उसके भी ऑपोजिट वाला वर्टेक्स को देखो क्या है बताओ, वो भी ओ है, तो इधर भी क्या आ जाएगा, चलेगा। थर्ड के लिए आई विल से कि आप यहां पे भी देख सकते हो और कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल इस ट्राइंगल में कितना लेटर था, तीन ही तो था, दो तो अच्छे से एडजस्ट कर ही लिया आपने, थर्ड वाले को थर्ड प्लेस पे बिठाना पड़ेगा। थर्ड लेटर इसमें क्या है बताओ, डी, और ऊपर वाले में क्या है बताओ, सी। नाउ दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस। यहां पे आप क्या लिखते हो, कौन से ऑर्डर में लिखते हो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पे क्या लिखते हो वो बहुत 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 रेलिवेंट है। बहुत केयरफुली आपको ये चीज फ्रेम करना, और स्पेशली उन क्वेश्चंस में जहां पे ट्राइंगल का नाम पहले से दिया हुआ ना रहे। आप अगर पहले से दिया हुआ होता तो फिर आपको इतना मतलब क्या है कि केयरफुल रहने का जरूरत नहीं, लेकिन नाम अगर पहले से नहीं दिया हुआ है, आप इस चीज को केयरफुली नहीं करोगे तो सीपीसीटी से जो आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आएगा ही नहीं। आप आया बात समझ? सीपीसीटी से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, एओ इक्वल्स टू बीओ। यदि ये चीज उल्टा पुल्टा हुआ तो हो सकता है कि नहीं आएगा। अभी आप हमारे वाले में देखो एओ इक्वल्स टू बीओ आएगा कि नहीं आएगा, हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंसी के बाद में क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी से इफ आई पिक एओ फ्रॉम हियर, तो इससे कोइंसाइड होने वाला वहां का कौन होगा, ऑब्वियसली बीओ होना चाहिए। आया बात समझ? इसके नीचे लास्ट एक लाइन मेरे को लिखना है कि देयरफॉर क्या, बाई सीपीसीटी बोलो एओ इज इक्वल्स टू, ठीक है, कर लो कॉपी कर लो अब। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गो थ्रू करो एक बार इसको। इसमें कह रहा है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। मतलब ये रहा एल, ये रहा एम, दे आर इंटरसेक्टेड बाय पी एंड क्यू। शो दैट ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीडीए। मैं ट्राइंगल पहले आपको रियलाइज करा देता हूं कहां पे है। ट्राइंगल एबीसी ये तो वैसे इजी कैटेगरी में, क्योंकि ट्राइंगल का नाम आपको पता है, एबीसी और सीडीए, ये दोनों ट्राइंगल है। ठीक है, बना लो इसको फिर आगे बात करते हैं।
ठीक है, चलो पहले गिवन इवन लिख लो। लिखो, गिवन में लिखो L पैरेलल विथ M कॉमा P पैरेलल विथ Q। फिर टू प्रूफ में लिखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। फिर प्रूफ करें स्टार्ट। एक बार सब लोग पेन छोड़ो, पहले इसको समझ लो, इजी है वैसे तो। रेडी, ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, पैरेलल। इसको यदि थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल मान लेते हो आप, ठीक है ना, तो ये लगता है कि मेरे को दोनों लाइन के बीच का एंगल है ये दोनों पोजीशन, और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे, डू यू फील दैट? तो इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक सेकंड रुकना, पी और क्यू का कर लिया। अब साथ ही साथ सेम वे में आप अगर एल और एम को देखोगे और इसको थोड़ी देर के लिए ट्रांसवर्सल मान लेते हो, तो फिर से ये एंगल और ये एंगल आपको लगेगा वैसा ही ऑल्टरनेट एंगल्स, चलेगा ना। और दोनों ट्राइंगल जिनको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, एक ये वाला और एक ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों में मुझे लगता है कि ये वाला साइड तो कॉमन ही है। एसी जितना लंबा इसके पास है उतना ही लंबा उसके पास भी है। एसी क्या हो जाएगा, एक तरीके से कॉमन साइड। तो फिर मेरे को लगता है कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आप अपने फोटो में थोड़ा सा और मार्किंग कर लो, लिखने में कन्वीनियंट होगा हम लोग के लिए। इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो और इसको 4 बोल। ठीक है, अब लिखो प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए वी हैव, स्टार्ट करूं, बोलो तो क्या होगा आर्ग्यूमेंट आपके हिसाब से। एसी कॉमन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन चलो एंगल 1 के लिए बोलो, ठीक है ना। और याद रखना फिर से कि एबीसी का नाम अगर लेफ्ट में है तो एबीसी का एलिमेंट का पार्ट जो है वो पहले लेफ्ट में लिखोगे आप, ठीक है ना। तो एंगल 1 आई थिंक एबीसी ट्राइंगल के अंदर है, और एंगल 1 किससे इक्वल होगा, एंगल 3 से। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल विथ एंगल 2, इसका भी रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर AC इज इक्वल्स टू AC, रीजन कॉमन साइड। चलेगा यहां तक। एक बार ना फिर से बोर्ड पर देखो, मतलब ये लिख लेने के बाद में जब आपको लगता है कि हमने सारा आर्गुमेंट दे दिया, उसके बाद में आप किसी एक ट्राइंगल में ना सारा पार्ट्स को मार्क करो जिसको जिसको आपने यूज करा है। मान लो कि मैं एबीसी के हिसाब से सोचना चाहता, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने एंगल 1 को यूज किया है, मैंने एंगल 4 को यूज किया है, और मैंने बीच वाले साइड एसी को यूज किया है। तो इनके ऑर्डर को देख के ना यू विल चूज कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है बताओ, एंगल यूज हुआ, फिर उसके बाद वाला साइड यूज हुआ, और फिर उससे चिपका हुआ एंगल यूज हुआ, तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया बताओ, एंगल साइड एंगल। कौन सा प्रॉपर्टी हुआ बताओ, एंगल साइड एंगल। इस क्वेश्चन में शुड आई बी केयरफुल नाम लिखने के हिसाब से, नो, बिकॉज ऑलरेडी दिया हुआ। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर, देयरफॉर बाय क्या, ए एस ए कौन किससे कॉन्ग्रुएंट बताओ, ट्राइंगल, इस बार तो मुझे चिंता है ही नहीं, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, henceforth। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो इसको। चलो आप देखो, पहले क्वेश्चन समझाने का ट्राई करता हूँ, फिर सोल्यूशन तो बहुत इजी है, आप आराम से खुद ही जज कर लेंगे। ट्राइंगल का नाम भी दिया हुआ ही है आप, तो टेंशन किसी बात का है ही नहीं। ये कह रहा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। ध्यान से देख लो, लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मतलब है कि ये पूरा जो एंगल ए था उसको ये वाला लाइन एल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। देखो समझ में आता है कि नहीं, फिर से रिपीट करूं, हो जाएगा, थोड़ा एक बार और कोशिश करता हूं। ध्यान से देखना, आप ये एंगल ए है आपका,
ये लाइन एल है, वो इस कंप्लीट एंगल ए को दो इक्वल पार्ट, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसमें डिवाइड करे। कहने का मतलब एंगल क्यू ए बी विल बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी, ये दोनों एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल, इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। चलेगा मेरे ख्याल में। उसके आगे बोल रहे हैं कि बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बढ़िया, ये एल लाइन है, ये एंगल ए को काट के पार हुआ और इसके ऊपर का कोई एक पॉइंट है जिसको ये लोग बी बोल रहे हैं। फिर ये बोल रहा है कि बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ ए। आर्म्स ऑफ ए का मतलब हुआ कि जैसे ये ए एंगल है ना, तो ये जो नीचे का लाइन और ये जो ऊपर का लाइन है, दीज आर आर्म्स ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि बी पॉइंट से यू आर सपोज टू ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन दैट, मतलब ये भी 90 डिग्री पे आएगा और ये भी 90 डिग्री पे आएगा। आप रिकॉल करो, ऐसे रैंडमली बता रहा हूं, मान लो कि ऐसा कोई एंगल मैं बना लूं, एक्स वाई जेड, तो ये हो गया एंगल वाई। और मैं अगर आपसे पूछूं कि एंगल वाई का आर्म्स कौन कौन है, तो आप क्या बोलो? आई थिंक एक्स वाई एंड वाई जेड, यही लोग तो आर्म्स है। और आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि एक ऐसा लाइन है, इस पे एक पॉइंट है, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, इस टाइप का कुछ आर्ग्यूमेंट आपको दिया जा रहा है। तो एल वाज अ लाइन विच वाज पासिंग फ्रॉम वर्टेक्स से, वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। उसी लाइन के किसी एक लोकेशन पे एक पॉइंट रहा होगा बी, और एंगल ए का ही जो दो आर्म्स है जिससे मिलके एंगल ए बना है, उन आर्म्स पे आपको इस पॉइंट से दो 90 डिग्री का लाइन ड्रॉप कर, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर। क्लियर मेरे ख्याल में कि फोटो कैसे बना, क्यों बना, चलेगा। एंड आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि ओके, फर्स्ट प्रूव के ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्यूबी, थोड़ा फील भी ले लो, एपीबी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल एक्यूबी, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है फर्स्ट। एंड उसके बाद में दे आर सेइंग कि बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू दिखाओ, या इसी चीज को बोला जाएगा कि बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि शो दैट बीपी एंड बीक्यू आर इक्वल। एंड अगर ये लोग इक्वल हो गया, इसका मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। बात ठीक ही है, बी एक पॉइंट है, ये पार्ट इक्वल होने का मतलब है कि बी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एंड बी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आपस में क्या हो गया, इक्वल। देयरफॉर बी विल बी कॉल्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द आर्म्स। चलेगा मेरे ख्याल में। क्वेश्चन क्या है, बढ़े आगे। प्रूविंग आई थिंक बहुत सिंपल होगा, स्टार्ट करूं। पहले आप गिवन लिखूं, गिवन में लिखूं एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई। फिर इसके बाद में एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये लो 90 डिग्री ये मेंशन कर दो, ये हमारे काम आएगा। अब लिखो टू प्रूफ, दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्यूबी, और सेकेंड पार्ट में हम इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम छोटा वाला लिखेंगे, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, ये प्रूव करना। चलेगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए होगा, लिखो प्रूफ। कन्वीनियंस के लिए इन दोनों एंगल कुछ मार्क कर लो, इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल। अच्छा, प्रूफ में टारगेट तो आपको पता ही है कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कैसे स्टार्ट करोगे, पहला लाइन आपका क्या होगा, बोलो सब लोग ट्राई करो। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू। पहले ना ध्यान से एलिमेंट्स दिमाग में सोच लो कि हमको इसी से एलिमेंट को यूज कर, पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर लिखना स्टार्ट करें। बताओ, एपीबी ये वाला और ए क्यू बी ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल में क्या एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं आपके हिसाब से? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, बिकॉज लाइन एल इज बाइसेक्टर, सो एंगल 1 वाला पार्ट और एंगल 2 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल। और क्या यूज कर सकते हैं? I think angle P is equals to 90 degree here and angle Q is equals to 90 degree here, because perpendicular ही अगर ड्रॉप किया है तो इधर से नापो चाहे उधर से नापो, एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा। दो आर्ग्यूमेंट हो गए। थर्ड एलिमेंट बताओ, ए भी दोनों में कॉमन है, तो मिल गया तीन एलिमेंट। अब आओ चलो। अच्छा, लिखते समय अगेन बी केयरफुल कि सिंस इसका नाम लेफ्ट में है तो इसका एलिमेंट लेफ्ट में होना चाहिए। बताओ क्या लिखूं? हाँ सब लोग बोलो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म में आप गिवन बोल के छोड़ो, बोला है ना कि एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट
एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, रीजन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड एलिमेंट ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, रीजन कॉमन साइड, कॉमन साइड। फिर अब बोर्ड की तरफ देखो, किसी एक सिंगल ट्राइंगल पे फोकस कर, आपने ये एंगल को यूज किया, ये वाले साइड को यूज किया और ये वाले एंगल को यूज किया, ठीक है। तो एक ट्राइंगल में अगर मैं नोटिस करूं तो कौन सा पैटर्न बैठ रहा है, 90 डिग्री। उसके साथ वाला साइड यूज नहीं किया आप, उसके बाद वाला एंगल यूज किया आपने, एंगल एंगल और फिर इस एंगल से चिपका हुआ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए ए एस लिखो। देयरफॉर बाय ए ए एस ट्राइंगल, नाम का तो टेंशन है नहीं इस क्वेश्चन में, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। और सेकेंड पार्ट के लिए आप यहां देखो थोड़ा ध्यान से, आपको क्या प्रूव करना है बताओ, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। इस वाले में से अगर आप बीपी पिक करोगे तो ऑब्वियसली इसमें से कौन उठ के आएगा, बी क्यू। तो नीचे लिखो देयरफॉर बाय सीपीसीटी बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बाय सीपीसीटी बीपी इज इक्वल्स टू बी, चलेगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।